आपको सभी लोगों को शुभ संध्या है। एक्सीड परिवार आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता है हिंदी की क्लास में। सभी लोग तुरंत लाइव जुड़ जाइए बिना विलंब किए हुए। सीधे बात करते हैं अलंकार टॉपिक पर। जो हम लोगों ने बात किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। और आकाश मौर्य भैया, मैरिज पार्टी कहाँ है, जल्दी जल्दी बताइएगा, खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो बताइए, हम भी चलते हैं लगे हाथ आपके साथ। सर क्लास यूट्यूब पर चली थी, प्लीज़ बताइए। नहीं भैया, ध्यान देंगे, क्लास यूट्यूब पर नहीं चली थी, आपकी क्लास ऐप पर चली थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द नामक टॉपिक हमने आरंभ किया है। सुबह के 8 बजे मैं परसों आपको सूचित कर चुका था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को ना देखे हों तो वीडियो पड़ा होगा, उसको देख डालिए। ठीक है, हाँ। तो कल हम लोगों ने छेका और वृत्या पर बात किया था। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको समझ में आ गया। लाटा अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। आइए, लाटा अनुप्रास अलंकार एकदम अच्छे से आज पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट खास है। ठीक, आइए देखते हैं। अलंकार का नाम बनाइएगा। छेका अनुप्रास वृत्या अनुप्रास को पढ़ लेने के बाद तीसरे नंबर का अलंकार है जिसका नाम पड़ता है, तीसरा अलंकार है जिसका नाम है लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार। अलंकार 2 दिन 3 दिन हो चुका है। सर संधि और छंद का प्रैक्टिस सेट लगवा दीजिए। हिमांशु भैया, सब सिस्टर को थैंक यू। दीपक, चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। और सभी लोग जुड़ते रहे क्लास से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की होगी। ध्यान देंगे, इसके बारे में पहले समझिए। लाटा अनुप्रास शब्द का जो लाटा अनुप्रास अलंकार जो बना, ये गुजरात का एक स्थान है। गुजरात प्रदेश में एक जगह है जिस जगह का नाम पड़ता है लाट। उस लाट जगह से इस अलंकार की उत्पत्ति हुई। इस वजह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गुजरातियों का प्रिय अलंकार अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार कहलाता है, तो आप जवाब देंगे कि लाटा अनुप्रास को गुजरातियों का प्रिय अलंकार माना जाता है। एक बात, ये गुजरात के लाट जगह से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ है। ध्यान देंगे, ये कहता क्या है, बहुत खासियत अब इसकी बताने चल रहा हूं, परिभाषा इसकी बताने चल रहा हूं, मेन बात बताने चल रहा हूं कि जहां पर काव्य में एक पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति दोबारा हो जाए, एक वाक्य खंड की आवृत्ति दोबारा हो जाए, और पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति होने के बाद ये पता चलता है कि दोहराव तो हो गया है, लेकिन उनके अर्थ और उनके भाव दोनों लाइन में जो पहला वाला दूसरी बार रिपीट होता है, दोनों बार बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उस अलंकार का नाम पड़ता है लाटा अनुप्रास अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा इस अलंकार में। आइए शुरू करते हैं। तो पहले जितना बात बताया उसको समझेंगे। इसकी उत्पत्ति अगर पूछी जाए कहां से हुई है, तो उत्पत्ति हमने बताया भैया गुजरात का एक जगह है जिसका नाम क्या है, गुजरात के लाट नामक स्थान से। गुजरात के लाट नामक स्थान से। इतनी जानकारी भैया हो जाएगा ना आपको, केवल ईमानदारी से क्लासों में रह जाइएगा। लेकिन आप लोगों को समझाने के बाद आप लोग डेली क्लास को छोड़ते हैं, कोई छोड़ता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है, फिर समझ नहीं पाएंगे। आने जाने वाले व्यक्ति आते जाते रहेंगे, इससे उनका स्थायी कभी नहीं होगा, और लास्ट में वही मुंह बनाएंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, एक बार अस्थायी तरीके से पढ़ लीजिए।
एक बार पढ़ लेंगे, 1000 एग्जाम में बैठेंगे, हजारों बार फायदा। और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो 1000 बार दीजिए एग्जाम, हर बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं परिणाम निकलता है। डिसीजन आपके हाथ में। उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? बताया गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है लाट नामक स्थान। गुजरात के लाट नामक स्थान से इसका जन्म हुआ। गुजरात के लाट नामक स्थान से इसका जन्म हुआ। अगली खासियत ये हो जाती है, केवल चाव से सुनते चलिएगा। अगली बात ध्यान दें, इसकी परिभाषा या मतलब क्या निकल आएगा। यानी अगली बात ये ध्यान दीजिएगा, नोट में करके या विशेष में करके लिख सकते हैं। यह गुजरातियों का प्रिय अलंकार होता है। विशेष में लिख सकते हैं, गुजरातियों का प्रिय अलंकार होता है। इसको बहुत पसंद करते हैं गुजराती लोग। गुजरातियों का प्रिय अलंकार। गुजरातियों का प्रिय अलंकार होता है। ठीक है, खासियत ये भी समझ में आया होगा। अभी आप समझिए कि आपको अलंकार के प्रकार पर मैं नहीं ले चला हूं। कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल। अगली बात ध्यान देंगे, इसके बाद ध्यान दें, इसकी परिभाषा में लिख रहा हूं। परिभाषा जरा समझिएगा क्या मतलब और आशय निकलता है इसका। लिखेंगे, जो बात बताया वही, जहां पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो। वाक्य खंड की आवृत्ति हो, परंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए। परंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। एक चीज आपको डिस्टर्ब अब कर रहा होगा, अन्वय क्या चीज होता है, तो नोट में करके अन्वय लिखिएगा। नोट में करके अलग से अन्वय का अर्थ समझेंगे। अगले पेज पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर जगह नहीं है, तो इतना आशा है, उम्मीद है कि जल्दी से पहले नोट करिए। 2 मिनट का मौका देता हूं, जल्दी से अगर नहीं लिख पाए हो लिखें जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, अन्वय को स्पष्ट करते हैं। अभी परेशान ना होइएगा कि सर हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक एक अक्षर हर एक व्यक्ति को समझ में आएगा, यही हलवा लगने लगेगा। 5-10 मिनट धैर्य बना करके रखिए, खेलेंगे, इससे खेलेंगे। पहले समझिएगा बात को। अन्वय का अर्थ क्या होगा, अलग से लिखें। अन्वय का मतलब होता है, अन्वय का मतलब होता है भैया, अन्वय का आशय होता है अलगाव। इस अलगाव का मतलब क्या होता है, इस अन्वय का मतलब होता है अलगाव करना। और अलगाव करने का 2 तरीका होता है। कितना टाइप है अलगाव करने का? 2 तरीका। एक होता है उपसर्ग के माध्यम से,
उपसर्ग के माध्यम से यानी उपसर्ग से, और एक अन्वय करने का तरीका होता है दूसरा उपसर्ग से अल्प विराम के प्रयोग से, अल्प विराम के प्रयोग से। अल्प विराम के प्रयोग से। अब डायरेक्ट हम चलते हैं इसके उदाहरण पर, तब बात एकदम जो अभी तक बताई गई है वो समझ में आएगी। आइए उससे पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। ध्यान देंगे, लाटानुप्रास में पहली ये बात पूछी जाएगी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है लाट, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें विशेषता क्या है, विशेष ये बताएंगे कि गुजरातियों का ये प्रिय अलंकार माना जाता है, यानी खास अलंकार माना जाता है। परिभाषा में ये क्या कहता है कि इसमें पूरे पूरे जहाँ पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाए, वाक्य खंड ही पूरा पूरा रिपीट कर दिया जाए, परंतु उस वाक्य खंड की खासियत हो जाती है कि अन्वय किया जाएगा। अन्वय का मतलब होता है अलगाव करने के बाद ये पाया जाता है कि दोनों के भावार्थ यानी दोनों लाइनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, और यही वास्तव में कहलाता क्या है, लाटानुप्रास अलंकार। अगली पेज पर आपको बताया गया अन्वय करने का तरीका कैसे होगा। अन्वय करने का तरीका होता है दो तरीके से। अलगाव हम एक पहले तरीके से ये कर सकते हैं उपसर्ग की मदद से, अलगाव करने का दूसरा तरीका होता है अल्प विराम के माध्यम से। ये दो तरीके होंगे। आइए शुरू करते हैं उदाहरण को। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। सचिन, सचिन कमेंट बॉक्स दो भाई। एक बार उदाहरण को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को देख लूं कमेंट क्या दे रहे हैं। नोट हो गया, क्या बात है। चलिए, हाँ ध्यान देंगे। उदाहरण नंबर 1, आइए दिखाता हूं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और दूसरा फिर यही वाक्य मैं रिपीट कर दूं, वाक्य खंड रिपीट कर दूं, रोको मत जाने दो। दो बार एक ही चीज को मैंने दो लाइन में लिख दिया है। अब समझेंगे क्या मतलब होगा, क्या आएगा इसका मतलब। सर अन्वय समझा दीजिए, अन्वय ही समझाने चल रहे हैं। अन्वय करने का तरीका होता है, इसीलिए दूसरे पेज पर लिखा कि आपको मैं तुरंत बता पाऊंगा। ध्यान देंगे, अन्वय का मतलब होता है उपसर्ग की मदद से, अलगाव का मतलब होता है अलगाव करने का अल्प विराम के प्रयोग से। अगर देखिए यहाँ पर तो एक वाक्य खंड, एक पूरा पूरा वाक्य दोबारा लिख दिया गया है। एक बार कहा गया कि रोको मत जाने दो, और दूसरी बार फिर कहा गया रोको मत जाने। तो क्या अंतर हुआ, जब एक के बाद दोबारा कह दिया जाए तो पहले यह समझिए कि अनुप्रास अलंकार की पहली शर्त होती है कि आवृत्ति आना चाहिए, यानी दोहराव होना चाहिए, मिनिमम एक बार और मैक्सिमम चाहे जितनी बार। तो इसमें पहले देखिएगा कि पूरा पूरा वाक्य खंड रिपीट हुआ। यही लिए हमने आपको बताया था कि शब्द अलंकार में तीनों स्थितियां होती हैं, वर्ड की आवृत्ति होती है, अक्षर की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है, और साथ ही साथ शब्द पर आधारित अलंकार होते हैं, और पूरे पूरे वाक्य पर आधारित अलंकार होते हैं। और वाक्य पर आधारित अलंकार अब आ चुका है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा वाक्य खंड दोबारा लिख दिया गया, लेकिन इसकी खासियत एक बताई गई कि जब इसका आप अन्वय करेंगे यानी इसको अलगाव करेंगे, तो अलगाव करने के बाद इनके अर्थ में बड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। आइए अन्वय करते हैं। अन्वय कैसे करेंगे, एक बार हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग होगा, इसमें अन्वय करने चल रहे हैं। एक बार इसको हम लोग प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे रोको शब्द के बाद, यानी मत शब्द के पहले, और एक बार मत शब्द के बाद। और देखिएगा इसका भावार्थ चेंज हो जाता है, कैसे उस बात को समझेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, कैसे होगा, धैर्य बना करके रखें, इस पर मास्टर बनेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझते चलिए केवल ध्यान से। जैसे हम लोगों के यहाँ, आप लोगों के यहाँ एक रिश्तेदार आते हैं
जो ऐसे टाइप के होते हैं, जो आते हैं तो घर वाले खुदे मनाते रहते हैं, हर कोई बच्चा, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये आए और रहें 2-4 दिन, तो कोई फर्क नहीं है। कारण ये है कि वो आता है व्यक्ति तो कुछ खाने पीने वाला चीज लेकर के, मिठाई लेकर के आएगा, और जाते समय गोड़धरई गांव में कहते हैं, यानी गोड़धरई का मतलब ये होता है कि पैसा दे करके जाता है व्यक्ति, पैसा भी देगा, पैर भी छुएगा और जाएगा। तो घर वाले, हर परिवार के सदस्य लोग उससे खुश रहते हैं, उसका चाव से खातिर भाव करेंगे। ठीक एक प्रकार का वो होता है रिश्तेदार। और एक रिश्तेदार और होते हैं जिनको लोग गंभीरता से लेते हैं, यानी उबिया जाते हैं, उबने लगते हैं कि भगवान किसी तरीके से जाते, किसी तरीके से आते हैं तो 4 दिन 5 दिन रुक जाते हैं। और सबसे ज्यादा उबन किसको लगती है? जो घर में खाना बनाने वाली होती हैं। वो पता चलेगा 10 आइटम उनके लिए खातिर भाव में बनाने के लिए उनको परेशानी झेलना पड़ता है, तो कहेंगी अरे कितना खाते हैं और कब जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। जो लोग अभी उन्हीं के लिए व्यंग्य या कटाक्ष है, क्या? रोको मत जाने दो, पहले वाले रिश्तेदार को जो हमने बताया है। जो लोग आते हैं मनाते रहते हैं, अरे यार वो वाले जो मामा आते हैं, वो वाले जो भैया आते हैं, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया आए नहीं घर पर, तो लोग मनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ छिपा रहता है कि आते हैं तो फल फ्रूट और साथ ही साथ जाते समय कुछ ना कुछ पैसा दे करके जाते हैं। तो उनके लिए जब वो घर से जाने लगते हैं वापस, तो उनके लिए व्यक्ति क्या कहता है? रोको मत जाने दो। रोको मतलब अल्प विराम, मतलब थोड़े समय के लिए रुकेंगे, उनको रोक लीजिए, मत जाने दो अर्थात जाने ना दीजिए। एक बार कहता है ना व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति के लिए कटाक्ष है जो लोग अच्छे नहीं है, रोको मत जाने दो। अगली बात कहा जाता है जो लोग उबिया जाते हैं, जिनसे लोग उब जाते हैं। ठीक है ना? देखिए अब अनुभव देखिए, हाँ अनुभव में देखिए सब लोग बता रहे हैं कैसे। अब दूसरे टाइप के लोग जो रिश्तेदार होते हैं, रोको मत जाने दो। अब उनको क्या करना है? रोको मत, यानी रोकिए मत उनको। अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए। तो आपने एक बार सेंस क्या देखा? एक बार कहा जा रहा है उसको रोकने के लिए, एक बार कहा जा रहा है ना रोकने के लिए। तो वाक्य खंड पूरा वही था, लेकिन जैसे ही अल्प विराम का प्रयोग किया गया, अर्थात अन्वय किया गया, अर्थात अलगाव किया गया, ऐसे ही इसके अर्थ में एक बड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। और इसी को दरअसल में कह देते हैं कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार। बतिया समझ में आई कि नहीं? एक बार बताएंगे, नहीं आया तो दूसरा लीजिए। ठीक, अगली बात उदाहरण नंबर 2। आइए, एक पुत्र लायक और दूसरा पुत्र नालायक। उसके ऊपर कई बार आपने एक लाइन सुनी होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पहला लाइन और अगली बात, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, अगली बात देखें। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे आपको, तब तक आप लेते चलिए, तब फिर इसके बाद अगले वाले अलंकार पर चलेंगे, यही खास है। अब इसमें देखिए तो आप कहेंगे कि सर अलगाव, बात तो पूरी रिपीट लग रही है, लेकिन केवल 2 चीज का हमको दिख रहा है। इसमें डायरेक्ट पहले से ही अन्वय करके दिया है, उसको आपको पकड़ना है। हमने कहा कि एक तरीका होता है अलगाव करने का, अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाए, अर्थ देखने में, अर्थ भावार्थ देखने में उसका चेंज हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये बताया कि उपसर्ग के माध्यम से भी अन्वय किया जाता है। तो दरअसल में उपसर्ग का तरीका ये देखें, ध्यान देंगे। एक पूत नाम का मूल शब्द है, उसमें का नाम का उपसर्ग लगा है। दूसरी बार भी आप देख रहे हैं पूत नाम का मूल शब्द है, उसमें सा नाम का उपसर्ग लगा है।
जैसे ही उपसर्ग का प्रयोग किया गया इस वाक्य में, यानी इस पूरे वाक्य खंड में, इनमें आप देखेंगे कि एक बड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यंग किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है। समझेंगे कैसे? एक पुत्र ऐसा होता है जैसे किसी परिवार में कोई पुत्र पैदा होता है, यानी बच्चा पैदा होता है, और वो कैसा रहे, लड़का रहे, तो बाद में चल करके वो सपूत बनेगा कि कपूत बनेगा, लोग परिवार के नहीं जानते हैं। यानी सपूत अर्थात लायक पुत्र के होने पर भी, पैदा होने पर भी लोग सोहर गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार से खुशियों को बांटते हैं। और जो नालायक पुत्र भी है, जब वो जन्मता है तो उस समय किसी को नहीं पता रहता कि ये अपने कर्मों से ऐसा काम करेगा कि परिवार का नाम और खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो ऐसे लोग भी जब पैदा होते हैं तो लोग परिवार के खुशी होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय खुशियां मनाते हैं। लेकिन होता क्या है, अब उस बात को समझेंगे। कहा गया कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। एक पिता के लिए कहा जा रहा है कि एक पिता को कभी भी धन या वैभव या संपत्ति नहीं बनानी चाहिए, अर्थात संचित नहीं करनी चाहिए, एकत्रित नहीं करनी चाहिए, इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। किसके लिए? अगर उसका पुत्र कैसा निकल जाए, कपूत निकल जाए, उसका पुत्र नालायक निकल जाए, उसके पिता को कभी भी उसके लिए धन संचित नहीं करना चाहिए। ये बात बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको करता हूं कहीं नहीं पाएंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी का महत्व है। आपको ये सब दिमाग में जाकर के ऐसा बैठेगा कि कभी भी जीवन में कॉपी पलटेंगे तो आपको महसूस होगा, हमारा चेहरा याद आएगा कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। बात को समझेंगे कैसे? हाँ, मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए मरता है या मनुष्य के लिए मरता है, बात बता रहे हैं वो भी पहले समझिएगा, आगे आगे ना भागिए। होगा क्या? तो भैया हुआ क्या कि कपूत, कपूत का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पुत्र जो होता है, पहले तो उसके लिए सोहर हुआ, खुशियां मनाया गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके पिताजी अगर मान लीजिए धन वैभव संपत्ति और जमीन जायदाद सब कुछ बनाए हैं, तो जानते हैं क्या करते हैं, जैसे आए दिन आप देखते रहते हैं कि जिनके घर में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर परिवार में, आपको देखने को अक्सर मिलता होगा कि जिनके बहुत ज्यादा मतलब ऐसो आराम वाली चीजें हैं, तो एक आध ठो लड़का रहेगा तो वो नालायक निकल जाएगा। नालायक मतलब का ये है कि शराबी, मवाली, जुआड़ी, जुआ खेलने वाला, मवाली और शराब पीने वाला, तो वो करता क्या है, अपने गलत आदतों के शिकार होने की वजह से अपने पिताजी के द्वारा जो बनाया गया धन संपत्ति है उसको वो क्या करता है, धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलाता जाता है, अर्थात उस धन वैभव को धीरे धीरे करके एक एक करके समाप्त करता है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि उन पिता के लिए भी क्या करना चाहिए, ऐसे पिता को कभी भी अपने नालायक पुत्र के लिए धन संचय करने से क्या फायदा, जब उसको वो क्या करेगा, धन संपत्ति सारा कुछ मिट्टी में ही मिलाएगा, तो उसके लिए धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। और आपने सुना भी होगा कई सारे लोगों के रियासतों के बारे में, कई सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि अगर शराब पीने वाले निकल गए तो शराब पीने के चक्कर में पूरी जिंदगी उनका शराब छूटता नहीं है, शराब वो छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा होगा कितने ऐसे परिवारों को बर्बाद होते हुए, कितने ऐसे परिवारों को आपने देखा होगा खुशियां लुटते हुए। करते क्या है कि दिन भर करना कुछ भी नहीं है, पिताजी ने इतना धन दौलत और साथ ही साथ संपत्ति इतनी बना दी है, वो करते क्या है, उन्हीं धन और वैभव की वजह से वो हर दिन शराब पिएगा और शराब पी करके आकर के अपने परिवार में क्लेश करता है, मारता है, पीटता है, अपने बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा, पीटेगा। तो ऐसे लोगों को लोग भगवान के लिए क्या करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान किसी तरीके से उठा लीजिए इनको। ये इतना पापी आदमी है कि डेली परेशान करता है, डेली सुकून से सोने वाली रात होती है उसमें तंग करता है, उसमें मारता है, पीटता है। और आप ऐसे हर परिवार को देखते होंगे। अगर क्या मैं सही कहीं नहीं कह रहा हूं तो बताइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, उसके लिए बात है, बहुत बारीकी वाली बात है, अध्ययन करें। ये अगर मैं बताऊं कि अलंकार का विस्तृत वर्णन करना शुरू करूं तो मन प्रसन्न ना हो जाए प्रत्येक दिन की क्लास में, तो आप कहिएगा, लेकिन गौर से सुनते चलिए और फील करेंगे तो भगवान कसम खा रहा हूं कि मजा आ जाएगा। याद करेंगे किसी व्यक्ति ने अच्छे से लास्ट समय में एक टॉपिक पढ़ाया था। अगली बात ध्यान देंगे। इसके बाद पूत सपूत तो क्यों धन संचय, एक पुत्र वैसा भी होता है
जो बेचारा गरीब परिवार में जन्म लेता है। सपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र, स मतलब अच्छा, पूत मतलब पुत्र, ऐसा भी पुत्र होता है ठीक। देखिए उदाहरण मिला ना, सब लोग कमेंट बॉक्स में छाप रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसे लोग हैं। मैं एकदम समाज की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा हूं, उन्हीं के ऊपर कटाक्ष किया गया है। आखिरकार जब वो सब मिट्टी में मिलाएगा तो उस पिता को क्यों बनाना चाहिए अपने अपने बेटे के लिए, जब वो वास्तव में उसको ना बनाए। तब जब उसको मेहनत करके कभी दारू पीना होगा, शराब पीना होगा, तब उसको वास्तविक में समझ में आएगा कि पसीना कैसे छूटता है। ठीक। अगली बात वो है कि जो व्यक्ति या जो पुरुष या जो बच्चा, वो ऐसा पुत्र जो लायक होता है, जो गरीब परिवार में जन्मा है, उस पिता के लिए भी व्यंग किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है, या उसको समझाया जा रहा है कि उस पिता को भी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, अच्छे से उसको रखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र ऐसा लायक निकला है कि अपने कर्मों की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपने अंदर पाई जाने वाली अच्छाइयों की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा गुण है उसके अंदर, तो धीरे धीरे हर समस्या का जड़ है पैसा का न होना। अगर व्यक्ति पैसा कमाने लगे तो ऑटोमेटिक उसके घर में खुशियां आने लगती है, तो वो अपने अच्छे कामों की वजह से पैसा कमाना शुरू करेगा। और जो उसके पिताजी नहीं बना पाए हैं उसको वो क्या करेगा, अपने जीवन में ही हासिल करके दिखाता है। भाई जैसे पिताजी बनाए हैं तो पिताजी को भी बनाने में मेहनत करना पड़ा होगा ना, तो ठीक वैसे भी उनका पुत्र भी मेहनत करके बना सकता है। तो उनके लिए भी कहा जाता कि उनके लिए भी धन और वैभव एकत्रित नहीं करना चाहिए। ठीक। समझ में? ऑन करिए। ऑन है सचिन? ऑन है माइक? आया समझ में? तो दो लाइन को समझाने के लिए आप इतनी बातों को बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके नसों में और खून में ये बात जाकर के समाहित हुई होगी कि कैसे इसमें अलंकार का नाम पड़ा लाटानुप्रास अलंकार। पूरा पूरा वाक्य खंड रिपीट हुआ। ये बात आप देख रहे हैं जितनी लंबाई में लिखा गया वही बात लिखी गई। केवल इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, केवल दो चीज की दिक्कत हुई जो नहीं मिल रहा है, और वही बात बताई गई क्या उपसर्ग के माध्यम से हमारे आपके सामने आता है। क्या पूत नाम का मूल शब्द था, एक जगह पर का नाम का उपसर्ग लगा था, दूसरे जगह पर सा नाम का उपसर्ग लगा था। इन्हीं की वजह से ये अन्वय करने का एक तरीका हुआ, अलगाव करने का एक तरीका हुआ, जिसके माध्यम से आपको दिखाई पड़ता है क्या कि अर्थ में एक बड़ी चेंजिंग हो रही है। अर्थात पहली बार अर्थ ये था कि जो पुत्र नालायक होता है उसके लिए उसके पिता को कभी भी धन और संचय एकत्रित नहीं करना चाहिए, और एक पुत्र जो लायक होता है उसके लिए भी पिता को क्या करना चाहिए, कभी भी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से उन सबको अपने जीवन में अर्जित कर लेगा। और जो पुत्र नालायक है अगर उसके लिए अर्जित करके रखेंगे वो सब एक एक करके मिट्टी में मिला देगा, बर्बाद कर देगा। उदाहरण नंबर 3, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। पहली बार में एक लाइन में ये आया, दूसरी बार मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। अब इसमें पूरा पूरा वाक्य खंड फिर रिपीट हो रहा है। अलगाव कैसे होगा, क्या अर्थ डिफरेंस होगा उसको समझेंगे कैसे, ध्यान देंगे। तो एक बार मागी नाव के ठीक बाद अल्प विराम का प्रयोग देखने को मिलेगा, यानी जिसको आप इंग्लिश में कॉमा कहते हैं।
और एक बार आप देखेंगे मागी नाव ना, यहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा और इसके माध्यम से जैसे अल्प विराम लगा दोनों का सेंस अलग अलग हो जाएगा, दोनों का भाव अलग अलग हो जाएगा। कैसे देखेंगे? मागी नाव, जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे होते हैं तो आपको एक बार का प्रसंग याद होगा कि जब वो पहुंचते हैं, ठीक है, जब वो पहुंचते हैं उनको नदी को पार करना रहता है तो मल्लाह होता है केवट राज निषाद का संवाद। केवट राज के सामने जब वो समक्ष पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हे केवट नाव को इधर ले आइए, हमको उस नदी के उस पार जाना है। बताते हैं तो कहा गया कि मागी नाव न केवट आना, भगवान श्री रामचंद्र जी नाव की मांग करते हैं, अर्थात नाव को वापस उनके सामने ले आकर के रखने के लिए कहते हैं कि नाव को हमारे पास ले आइए, हमको उसके माध्यम से नदी को क्रॉस करना है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? ना केवट आना, नाव को लाने से मना कर देता है। कौन? केवट राज निषाद, यानी केवट लाने से उसको मना कर देता है। मांगा किसने था? भगवान श्री रामचंद्र जी ने, लेकिन मना कर दिया किसने? केवट ने। फिर अगली बात, जैसे ही थोड़ा सा पल बीता और भगवान श्री रामचंद्र जी लौटने लगे कि ये नहीं ला रहे तो किसी दूसरे मल्लाह के पास चलते हैं। जैसे ही वो घूमे तैसे ही उनको ज्ञान हुआ, इस बात का आभास हुआ कि ये तो भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ये तो बहुत बड़ी भूल हमने कर दिया। और जैसे ही वो करते हैं तो अब की बार भगवान श्री रामचंद्र जी केवट से नाव को नहीं मांगे हैं, वही बात बताई गई, मांगी नाव ना। अब की बार भगवान श्री रामचंद्र जी मांग नहीं कर रहे हैं किसकी? नाव की। लेकिन फिर भी केवट आना मतलब केवट नाव लेकर के खड़ा हो जाता है, कहता है कि प्रभु आप अपने चरणों को इसमें रखिए। यानी आप देखते हैं कि दौड़ करके आता है, पहले उनके पैर को धुलेगा और पैर को धुलने के बाद उनके चरणों की जो कहते हैं कि जो अमृत वर्षा हुई, मतलब उनके चरणों का जो धूल था, अर्थात चरणों के जो पानी धुल करके था तो उसको वो पीता है, ये सारी बातें दिखाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने नाव को मांगा लेकिन केवट लाने से मना कर दिया। दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी नाव को नहीं मांगते हैं लेकिन फिर भी लेकर के खड़ा कौन रहता है? केवट राज निषाद। ठीक है ना, गंगा तट का वो प्रसंग है। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अगली बात ऐसे कुछ और सुनिएगा, ठीक, तो आइडिया लग गया होगा। एक आध दो उदाहरण और सुनिए। अगली बात सुनेंगे, जैसे कहा गया पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इसमें बात क्या बताई गई? पर मतलब दूसरों के अधीन, मतलब रहने वाला। ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे देखे होंगे आप, परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला अगर निकल जाता है तो 10 परिवार के लोग बैठ करके खाने वाले होते हैं, अर्थात निठल्ले टाइप से जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि जो लोग केवल बैठ करके खाते हैं, दूसरे के जरिए अपना जीवन व्यतीत कर डालते हैं, उनके लिए स्वर्ग और नरक की बात बताई जा रही है। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन ना रह करके, अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर के, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर के पूरी जिंदगी को व्यतीत करता है, उसके लिए क्या स्वर्ग की स्थिति होती है, क्या नरक की स्थिति होती है, उसकी बात को बताई जा रही है। क्या कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, जो व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अगर वो सोचे कि हमारे लिए ये धरती स्वर्ग के बराबर है तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि परिवार के व्यक्ति जो बैठ करके वो खा रहा है तो परिवार का एक व्यक्ति कब तक भैया उस बात को सहेगा। लास्ट में कोई दिन ऐसा आएगा ही कि वो कहेगा भैया अब मैं आपकी बहुत सेवा कर चुका, आप भी अपने पैरों पर खड़े होकर के कमा खा सकते हैं। तब जो चीज वो अपनी जिंदगी में उम्र गंवा चुका है, अर्थात अब उसके पास कमाने खाने के लिए बल, उसके पास उम्र नहीं बचा, क्योंकि उसने जब कमाने खाने की उम्र थी, जब अपने पैरों पर काम करने की उम्र थी, तो वो दूसरों के अधीन रह करके अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर डाला। अब चाह कर भी वो क्या कर सकता है? कभी भी काम नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके अंदर से बल कार्य करने का खत्म हो गया, वैभव खत्म हो गया, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आगे की जिंदगी उसकी कैसी बन जाएगी? जो उसे वो स्वर्ग लग रही थी कि ऐसे ही हमारा जिंदगी ठाठ से चलता रहेगा, ऐसे ही हम खाते रहेंगे। और ऐसा पता चलता कि जब परिवार के लोग उससे पीछे खींच लेते हैं, अर्थात जब अपना पैसा देना, उसके परिवार को संभालने वाली बात जब पीछे खींच लेंगे,
तो वही जो स्वर्ग की जिंदगी उसको महसूस हो रही थी वही उसको अब नरक की जिंदगी जैसी लगने लगेगी, अर्थात उसको यहीं पर नरक का अनुभव होगा। उसके लिए बात बोली गई। और अगली बात ध्यान देंगे, अगली बात, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन, ऐसा भी व्यक्ति होता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे आप जाइए तो चाइना के लोग, हम लोग जिस उम्र में पढ़ना शुरू करते हैं उस उम्र में वहां के बच्चों को कौशल देना शुरू किया जाता है। सरकारी नौकरी की तरफ रुझान नहीं रहेगा, ऐसी कोई कौशल उनके अंदर विकसित किया जाएगा कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। और जिस समय हम लोग अपने यहाँ नौकरी की तलाश में लगते हैं उस समय वहां का बच्चा कई सारा धन वैभव संपत्ति कमाने वाला हो जाता है, कई लाख रुपए महीने का कमाता है। तो उनके लिए कहा गया कि पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन, ऐसे भी दो लोग हैं जो दूसरों के अधीन अपनी जिंदगी नहीं व्यतीत करते हैं, अर्थात अपने ऊपर बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उनके लिए अगर कोई सोचे कि यहाँ पर नरक है तो वास्तविकता में उनके लिए नरक नहीं है, बल्कि वही नरक वाली बात उनको कैसी लगेगी, उस व्यक्ति को हमेशा स्वर्ग की स्थिति महसूस होगी। लगेगा कि धरती पर हमेशा उसके सामने क्या चल रहा है, स्वर्ग का स्वर्ग अर्थात सुख ही सुख चल रहा है। बतिया समझ में आई कि नहीं? एक बार सभी लोग बता देंगे। क्या मैं आप लोगों को लाटानुप्रास का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपको जरा सा भी समझ नहीं रहा होगा, आपके नसों में दौड़ा कि नहीं दौड़ा, जल्दी से कमेंट करें। अभी सभी लोग भैया कमेंट कर दीजिए। क्या यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि जितने उदाहरण थे पूछे जाने लायक, वैसे ऑफलाइन में मैं बच्चा हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता, गुरुजी अब हम पीएचडी कर लिए हैं, अब ना लिखाइए। तब तक मैं बोलते जाता हूँ, लेकिन उस ज्ञान का क्या मतलब है, केवल इशारा कर दिया जाए, आप समझ जाइए। अब इसके बाद आप उसका आशय निकालने लायक हो जाइए तो क्या मतलब है समय को व्यतीत करने की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उम्मीद मैं करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई बात। बहुत बढ़िया सर जी, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, सविता सिंह, रक्त रक्त में बस गया है सर, बहुत बढ़िया। शशि कुमार, बस अभी जान लीजिए दिल को प्रसन्नता बहुत मिलती है जब आप कह देते हैं कि नसुम दौड़ गया। ठीक है, तो अगली बात शुरू करेंगे। जैसे कहा गया, एक और सुनिए, अरे आपके सामने एक समस्या खड़ी होने वाली है। अभी जो बात हमने बताया है उसके विपरीत एक बात आएगी। एक नायिका है, अपने सखी से बैठ करके बात कर रही है, और नायिका कह क्या रही है कि पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। और फिर वही बात रिपीट होता है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। कहती क्या है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, और पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। और नायिका बैठी थी किसके साथ? अपनी नायिका अपने सहेली के साथ बैठी थी। तो उससे कह रही है कि आने को मधुमास की प्रियतम ही है नहीं, और आने को मधुमास की प्रियतम ही है नहीं। एक जगह हमने, आपको पता होना चाहिए कि वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया और एक जगह पर लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। कैसे? एक जगह पर भी वही बात रिपीट है, दूसरे जगह पर भी एक बात रिपीट है, तो समझ पाएंगे कैसे। कहती क्या है कि आने को मधुमास की प्रीत नहीं, उससे भी पहले पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। इसमें अन्वय किया जाएगा, अलगाव किया जाएगा। कैसे? पिय निकट जाके, यहीं पर रुक जाएंगे, यानी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। घाम चांदनी ताहि, पिय निकट जाके मतलब जिस प्रियतम के पति उसके साथ साथ होते हैं, जिस प्रियतमा के, यानी जिस पत्नी का पति उसके साथ साथ हो, नहीं घाम चांदनी ताहि। अगर उसके लिए धूप भी होगा तो उसके लिए क्या नजर आता है? चिलचिलाती धूप भी चांदनी रात के जैसी महसूस होती है। और दूसरी बात क्या बताई जा रही है कि पिय निकट जाके नहीं, ऐसा भी व्यक्ति होता है
ऐसी भी महिला या पत्नी होती है जिसके पति कमाने चले जाते हैं, उसके साथ साथ नहीं होते हैं, उसके लिए बात बताई जा रही है। नहीं घाम चांदनी ताही, अगर जिस प्रेमिका का पति उसके साथ साथ ना हो, उसके लिए जो चांदनी रात होती है वो भी कैसी महसूस होती है, चिलचिलाती धूप की जैसा लगता है। तो एक जगह पर अर्थ दूसरा था, दूसरे जगह पर अर्थ दूसरा था। अब की बार क्या हुआ, नायिका की सहेली और नायिका के बीच में डिस्कशन हो रहा है। पतझड़ का महीना है, वो बसंत ऋतु का महीना है। तो एक बार नायिका की फ्रेंड कहती है कि ये सखी, तो कहती हाँ, कहती है कि आने को मधुमास की प्रीतम है नहीं, अब की बार मधुमास का महीना आ गया और आपके प्रीतम आपसे मिलने नहीं आए। तो हुआ क्या कि नायिका की फ्रेंड जो थी, नायिका जो फ्रेंड थी, उसको बुरा लगता है। उसी की बात को वो रिपीट करते हुए कहती है कि आने को मधुमास की प्रियतम है नहीं, ऐसा भी इतिहास गवाह रहा है कि बसंत का महीना आए अर्थात बारिश का महीना आए, अर्थात बसंत ऋतु का महीना आए, यानी जहां से ठंडी अंत होता है और गर्मी की शुरुआत होती, शायद वही है क्या, बसंत ऋतु, उसी को शायद दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो ध्यान देंगे। उसके लिए वो कहती है कि बसंत ऋतु का महीना आए, और ऐसा भी इतिहास गवाह रहा है, कभी ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं कि जब बसंत ऋतु का महीना आता है लेकिन हमारे जो प्रीतम है वो चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए लेकिन गाड़ी पर बैठ जाते हैं और हमसे मिलने के लिए जरूर आते हैं। तो एक जगह पर लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया था, एक जगह पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया था। इस बात का ख्याल रहे, पहले वाले को जो हमने बोला उसमें लाटानुप्रास अलंकार था, और दूसरे वाले को जो हमने बोला, जब कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर देते समय वही बात दोबारा रिपीट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसी का नाम क्या पड़ जाता है, वक्रोक्ति अलंकार। कौन आया भैया, क्या बना करके भेज रही हैं, डोंट वरी बी। रंजू विश्वकर्मा बच्ची, ये लाइव क्लास चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें, कुछ कहना ना पड़े, ठीक। तो आज की क्लास में लाटानुप्रास अलंकार को पूरा समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। लिखा दीजिए सर। अच्छा चलिए ठीक, 3-5 यहाँ ना करें, लाइव क्लास है आगे देखेंगे। तो इसको कोई लिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप जा करके अब जा करके ये समाप्त होता है। आइए अगले अलंकार की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 10 मिनट बचा है, शुरुआत कर देते हैं, एक खत्म हो जाएगा। आइए, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग पढ़ेंगे उतने फायदा है। और एक काम की बात सूचना सुने, जो आज सुबह की क्लास आपकी चली है, बहुत काम की बात, सुबह की जो मॉर्निंग में हिंदी की क्लास चली है दूसरी वाली, वो आप जब जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं अंतर कैसे करेंगे, बताएंगे भैया। अंतर ध्यान रखिएगा, जब वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण आप पढ़ेंगे तो आपको अंतर स्वतः ही समझ में आ जाएगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। लिखा दें, चलिए अच्छा लिखा ही देते हैं, लिखवा देंगे, परेशान ना होइए। उससे पहले बात को समझेंगे, जब आप अपना प्लेलिस्ट यानी ऐप खोलते हैं, ऐप खोला, आप जाते हैं अपने कोर्स पर, यूपीपी क्या लिखा है, जो लोगो बन के आता है, यानी जब आपका थंबनेल बन के आता है यूपीपी स्पेशल बैच, उस पर आप क्लिक करते हैं, यानी माई कोर्स में जब जाते हैं, तो इतिहास, गणित, तर्कशक्ति, हिंदी, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, लास्ट में एक प्लेलिस्ट जोड़ी गई है जो लिखी गई है कि हिंदी मॉर्निंग शिफ्ट 8 AM। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑल वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 क्लास मिल जाएगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आज हमने ले लिया है, और कल जो क्लास चलेगी उसका लिंक भी लग चुका है, तो वहां पर जाकर के आपको अलग से जो 8 बजे सुबह में क्लास चलती है उस क्लिक करेंगे तो 8 बजे सुबह आपको लाइव मिलेगी। बाद में जो लोग नहीं देखना पाए हैं, उसको बाद में देखना चाहते हैं, वो बाद में उस क्लास को देख लेंगे, ठीक। ये जानकारी थी। आइए इसको लिखवा देते हैं, अगले अलंकार को हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे। और आइए अंतर भी बता देते हैं, जब आप पूछ ही लिए हैं, ठीक है।
तो आइए शुरू करते हैं। सर टाइम हो गया सर, मॉर्निंग की क्लास कैसे मिलेगी? हाँ समझ पाए ना? तो जहां से आप हिंदी को क्लिक करके देखते हैं वहीं नीचे जाइएगा, एक शिफ्ट बना हुआ है हिंदी मॉर्निंग शिफ्ट 8 AM यानी 8 बजे सुबह वाली क्लास, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसका पीडीएफ नहीं पहुंचा है तो पीडीएफ के लिए परेशान ना रहिए, मिल जाएगा। आइए उदाहरण लिखा देते हैं, अगला वाला लिख लीजिए। पिय निकट जाके नहीं, अब यही के बाद नहीं के बाद तुरंत इसमें कॉमा लग जाएगा। घाम चांदनी ताए, अगली बात फिर वही बात रिपीट होगा, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताए। इन दोनों लाइनों में कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास अलंकार है। अर्थ समझा चुका हूं, कैसे अन्वय किया गया, अर्थ को अलग किया गया, उस बात को समझ लेंगे। लाटा अनुप्रास अलंकार। और एक काम की बात, कल रात में ही आपको हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज एकदम तैयार हो जाइए। हिंदी साहित्य को आपको महत्व बता चुका हूं कि 20 नंबर आपके यूपी जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्लास को मिस कर देंगे चलेगा, लेकिन उस क्लास को गलती से भी मिस ना करिएगा, और अगर लापरवाही हुई तो प्राइवेट होगा वीडियो। इसलिए आप लोग लाइव सेशन में कल हमारे साथ जुड़िए। थंबनेल यूट्यूब पर आपको टाइमिंग मिल पता चल जाएगा, या तो रात के 9 बजे चलेगी क्लास या तो 10 बजे, तो कल उसका थंबनेल बन जाएगा। हिंदी ब्रह्मास्त्र सीरीज वो भी आएगी, लेकिन उससे पहले हिंदी साहित्य सीरीज हमको खत्म करना है। और आज आपको महसूस ना हो जाए कि हिंदी साहित्य को हमने जिया नहीं, तो उसको करने का कोई फिर फायदा नहीं होगा, मतलब नहीं समझ में आएगा। अर्थात आप महसूस करेंगे कि आपको जिससे डर लगता था, सर ने जो कहा था कि हम आपका वो टॉपिक मजबूत बनाएंगे, तो वो मजबूत आपको नजर आएगा। ठीक है, कल रात में आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगी। टाइमिंग अपना कुछ भी है, उसमें किसी की कोई मजबूरी हो कुछ माफ नहीं। ठीक है, संडे के दिन हमारा भी काम होता है, 7 दिन 6 दिन आपके सामने खड़े होते हैं, हमको भी कुछ काम है भैया, तो एक दिन हमको छुट्टी मिलता है तो कम से कम वो उस दिन हम अपना काम कर पाए, इसलिए संडे को क्लास नहीं ले पाएंगे। शनिवार की रात में 2.5 घंटे कम से कम चलेगा, और शनिवार की रात में चलेगा या रविवार को, तो पहला तो शनिवार को ही चलना है। ठीक, ध्यान देंगे। ये लाटानुप्रास का अलंकार का उदाहरण था। दूसरा वाला देखें, जो आपको बोला गया वक्रोक्ति, उसका कारण और एक लाइन एक बात आपको सिखा देंगे। वक्रोक्ति का चाहे अर्थ पता हो चाहे ना पता हो, हर बार कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। आने को मधुमास, आने को मधुमास की प्रियतम अइह नाही, अगली बात फिर चले दें सर, शिकायत हुई यही फिर जान लीजिए। चला दो वीडियो, फिर अगली बात रिपीट होगी। आने को मधुमास की प्रियतम अइह नाही, अब यहां पर वो क्वेश्चन मार्क लगाती है। एक बार ध्यान रखिएगा,
नायिका बोलती है नायिका की फ्रेंड, अब इसको लिख दे रहा हूं नायिकास फ्रेंड, FRIEND। एक बार नायिका की सहेली ने पूछा तो यहाँ पर उसने कहा है, बात को कहा है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग मिला। अगली बार वो चौंक जाती है और उसी बात को रिपीट करते हुए कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतिहास गवाह है कि कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि मधुमास का महीना आए, यानी बसंत ऋतु का महीना आए और हमारे प्रीतम हमसे मिलने ना आए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वक्रोक्ति अलंकार इसमें लिख लेंगे। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिएगा कैसे। वक्रोक्ति अलंकार का नोट में एक हिंट मैं दे देता हूं। वक्रोक्ति कहां पर होता है? यानी स्पीकर जो बोलने वाला हो, अगर वो सकारात्मक बात बोला है तो उसके लास्ट में पूर्ण विराम आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट में जो लिसनर सुनने वाला होता है, स्पीकर लिख दीजिए, तो उसके द्वारा अगर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया तो जो सुनने वाला है, लिसनर सुनने वाला होता है, वो जो बातों को रिपीट करता है उसमें क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर ये नहीं होगा तो अगली स्थिति क्या बनेगी? अगर वो बोलने वाले ने प्रश्नवाचक चिन्ह में बात किया है, यानी प्रश्न शैली में बात किया है, तो लास्ट में फिर आपको पूर्ण विराम देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ा अंतर होता है लाटानुप्रास अलंकार और साथ ही साथ वक्रोक्ति अलंकार का सबसे बड़ा अंतर करने का। इसको आप देखिए, तुरंत बात बता दीजिए कि कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक अलंकार समझाया, लेकिन वादा है कि आपने इसको पढ़ करके महसूस किया होगा कि चीजें सीखने लायक हैं और इस विषय से प्रेम करना चाहिए। तो आप सबसे मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन।